नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर पॉडकास्ट। इजराइल और ईरान के बीच चला आ रहा युद्ध ही कहेंगे इसको। लगता है कि अब एक निर्णायक मोड़ पे आ गया है, पर ईरान को जितने हल्के में ले रही थी दुनिया और खासकर इजराइल, वो भारी पड़ गया इजराइल को। तेल अवीव में अंदर तक जाके उसकी मिसाइलों ने हिट किया है और आयरन डोम फेल होता नजर आ रहा है। तो थोड़ा हम, हालांकि इसके ऊपर मैं दूर का चश्मा में पूरा विस्तार से विश्लेषण करूंगा, पर फिर भी एक क्विक अपडेट आपके लिए है कि सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि चीन से कुछ कार्गो विमान लगातार, काफी क्रेडिबल सोर्सेज से ये खबरें मैं आपको दे रहा हूं, चीन से कार्गो विमान ईरान में जा रहे हैं और ईरान के बॉर्डर के पास आते ही वो अपने ट्रांसपोंडर्स ऑफ कर रहे हैं कि जिससे उनको ट्रेस ना किया जा सके, उनकी लोकेशन ना पता चल सके राडार को या दूसरे प्लेन्स को। और ऐसा माना जा रहा है कि उनमें युद्ध सामग्री है, उनमें ड्रोन हो सकते हैं, मिसाइलें हो सकती हैं। तो मैं पहले भी मैंने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि किन्हीं भी दो देशों के बीच में आज के समय में अगर जंग होती है, युद्ध होता है, तो उन दो देशों के बीच नहीं रह सकती वो। और इस जंग में भी यही हालात बन रहे हैं, शुरू से ही ऐसे थे। एक तरफ चीन और रूस हैं ईरान के पीछे, और दूसरी तरफ इजराइल अब पूरी तरीके से अमेरिका पे निर्भर है कि अमेरिका आए और उसको एक बीच का रास्ता दे, उसको एक सेफ पैसेज दे। तो पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया। देखिए जी, ईरान है एक शिया देश, और मुस्लिम देश जितने भी हैं वो तकरीबन सुन्नी बहुल देश हैं। इवन जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के जो लड़ाके हैं, हमास हैं, चाहे वो हouthi है, चाहे वो और लड़ाके हैं जो अक्सर इजराइल के ऊपर छोटा मोटा अटैक करते रहते हैं, उनको पूरा सैन्य प्रशिक्षण शिया मुल्क होने के बावजूद ईरान ने दिया एक सुन्नी बहुल फिलिस्तीन को। और इस मामले में आप देखेंगे सऊदीया या टर्की या और मुस्लिम देश हैं, उनका रोल बहुत ही एक दोगला रहा है, बहुत ही एक संदेहास्पद रहा है। हालांकि बयानबाजी में तो सब कह रहे हैं हाँ भाई ईरान के साथ है, मुस्लिम देश ईरान के साथ है। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या मुस्लिम देश एकजुट हैं या कभी एकजुट थे। मुस्लिम ब्रदरहुड जिसका बार बार नारा दिया जाता है, वो एक खोखला नारा है, वो एक टोटली फेल्ड कॉन्सेप्ट है। उसके ऊपर मैं आऊंगा बाद में। और थोड़ा इसके बारे में यह चर्चा करना जरूरी है कि ईरान के दो एक टाइमलाइन में 1979 एक ऐसा टाइमलाइन में एक क्रूशियल मोमेंट है। 1979 से पहले ईरान अमेरिका का सबसे भरोसेमंद पार्टनर था मिडल ईस्ट में, इजराइल का भी साथी था वो। इजराइल और अमेरिका का एक पार्टनर था वो, बिजनेस में भी, मिलिट्री आर्मी अलायंसेस थे उनके अपने। और 1979 में 1979 में जब एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई थी वहां पर, यहां देखिए ईरान ने एक बहुत ही एक रणनीतिक रूप से स्टेप लिया था उसमें। हालांकि वो इस्लामिक कट्टर शासन वहां पर आ गया था, वो सऊदी जैसा ही उसको समझिए। और उसने फिलिस्तीन को नाबाकायदा समर्थन दिया, फिलिस्तीन को हथियार, ट्रेनिंग और गोला बारूद ये सब दिया। हमास को ट्रेनिंग उसी ने दी, हमास को हथियार उसी ने दिए। ये किसी और मुस्लिम देश ने नहीं किया होगा, सऊदी ने भी नहीं किया होगा, टर्की ने भी किया होगा तो बहुत ही सिर्फ अपनी एक, जिसे कहते हैं कि नाक बचाने के लिए किया होगा। तो ये एक पुरानी दुश्मनी थी अंदर ही अंदर इजराइल और ईरान की, जो अब एक एक टाइम पे इनका टकराव होना ही था और हो गया। और देखिए जी, जहां पर मुस्लिम देशों के नेतृत्व का सवाल है, वहां पर तीन देश हैं। एक है सऊदी आपका, एक है टर्की है और एक ईरान है। इन तीनों में आप कह सकते हैं कि एक किस्म का शीत युद्ध है मुस्लिम नेतृत्व को लेके, कि मुस्लिम दुनिया है, जो मुस्लिम देश है, उनका नेता कौन बनेगा। यहां पर सऊदी, बाकी सारे सुन्नी देश हैं और ईरान खाली शिया है। और फिलिस्तीन, यहां पर फिलिस्तीन भी एक सुन्नी बहुल देश है। उसके बावजूद ईरान ने उसको समर्थन दिया, हमास को ट्रेनिंग दी, हमास को पूरा सैन्य हथियारबंद प्रशिक्षण दिया। और ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक डिसीजन था। हालांकि इसके पीछे तो आप कह सकते हैं कि इस्लाम का जो कट्टरपंथ है और इस्लामिक एक देश होने के कारण उसने जो उसको जो एक जिम्मेवारी का एहसास हुआ, या जो भी और कारण रहे होंगे जियोपॉलिटिकल, जिसकी वजह से, बट ये एक बहुत एक डेयरिंग डिसीजन है। और दूसरा यहां पर मिसकैलकुलेशन है। अगर इजराइल या अमेरिका ये सोच रहा है इजराइल को आगे करके बाद में, जैसे उसने इराक में किया था, जैसे अफगानिस्तान में किया था, अपनी कठपुतली सरकार बना दी थी, अपनी फोर्सेस भेज दी थी और एक तरीके से नव उपनिवेश बना लिया था,
तो ये दूर दूर तक किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ईरान में बहुत एक बड़ा पब्लिक सेंटीमेंट है और एक तरफा पब्लिक सेंटीमेंट अमेरिका के खिलाफ है। जिस तरीके से वहां पर सैंक्शंस लगाए गए और जिस तरीके से लगातार एक गरीबी, भुखमरी, और हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ईरान के पास तेल भंडार है और वो सऊदी के मुकाबले का ही है। अगर ये सैंक्शंस ना लगती तो बहुत एक समृद्ध देश होता आज ईरान। और चीन, रशिया पे आते हैं हम, और ईरान का जितना भी तेल है 90% चाइना को जाता है, और चाइना जो तेल की जरूरतें हैं अपनी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। और यहां तक कि जो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें ड्रोन कहां से गए थे? उसमें ड्रोन ईरान से गए थे। तो ईरान की आर्मी मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बारे में किसी को पता नहीं है। और एक चीज जो कंफर्म सोर्सेज से आ रही है कि जितने भी मिसाइलें हैं, जितना भी आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री बेसिस हैं, ग्राउंड पे वो दिखावे गए हैं, सब अंडरग्राउंड है ईरान के। बहुत लंबी तैयारी थी उसकी। पर हालांकि हाँ, ये जंग लंबी चली तो इसराइल, क्योंकि है बहुत छोटा सा देश है, अगर हम क्षेत्रफल की तुलना करें, ईरान 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, आधे हरियाणा जितना इसराइल है। तो इसराइल के ऊपर अगर कोई डिस्ट्रक्शन आता है, वो बहुत उसका एक वो बहुत बड़ा दिखेगा, उसे संभालना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा। अब देखना यह है कि जिस तरीके से ईरान अभी तक बचा हुआ है, अभी किसी को भी अंदाजा नहीं है कितनी मिसाइलें हैं और उसकी आर्मी कैपेबिलिटीज कितनी है, किसी को पता नहीं है। तो फिर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म होगी और इसराइल की जो एक एक जो विनाशकारी नीति है, एक जो पूरी दुनिया का ये अमेरिका और इसराइल गुंडा बन के घूमते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी, ये जो एक मेंटेलिटी है, ये बहुत खतरनाक मेंटेलिटी है पूरी दुनिया के लिए। और पहली बार इसको एक, जिसे कहते हैं कि तगड़ा जवाब दिया है कि भैया हल्के में ना लो, हम भी थोड़ा बहुत दम रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा टेकअवे जो है, ईरान पूरे मुस्लिम देशों का, पूरे मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा नेता बन के आया है, बहुत बड़ा समर्थन मिला है इसे। और सऊदी अरब हो, चाहे टर्की हो, चाहे वो दूसरी देश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, अपना नाक बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए ऊपर ऊपर से समर्थन दे रहे हैं ईरान को। अंदर से वो भी डर गए हैं, खासकर सऊदी सऊदी और टर्की, इनकी अंदर खाते जिसे कहते हैं कि लगती है ईरान से, और अपनी अपनी नाक बचाने के लिए सऊदी ने समर्थन दिया है। ये व्यापारिक पार्टनर रहे हैं दोनों अमेरिका के। हाँ, बीच में थोड़े बहुत ये इनकी तनातनी दिखाते होते हैं ये, इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेवकूफ बनाने के लिए पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को। तो इसके जियोपॉलिटिकल जो इफेक्ट्स हैं बहुत काफी बड़े आने वाले हैं। अब युद्ध के बाद दो स्थितियां होंगी, एक तो हो ही नहीं सकती, फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं कि ठीक है, आपने ईरान के ऊपर कब्जा कर लिया, 9 करोड़ पॉपुलेशन है उनकी, पूरी की पूरी आपके खिलाफ है, और आपने उस तरीके से जो तेल के रिसोर्सेज या और दूसरे रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा कर लिया, जैसे इराक में किया था, जैसे अफगानिस्तान में किया था। वो दूर दूर तक संभव नहीं है। दूसरा, ठीक है, आयतुल्ला खुमैनी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वो मारे जाते हैं, वो बात की बात है। दूसरा, इस युद्ध के बाद चीन का दखलंदाजी बहुत भयंकर तरीके से बढ़ने वाली है। वो ईरान को पूरा रिकंस्ट्रक्शन में मदद करेगा, अभी भी मदद कर रहा है। और वो जो पूरी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरब के पैरेलल एक नेटवर्क खड़ा कर लेगा अपना। रूस ने भी कह दिया है, और रूस और चीन का आपस में गठबंधन हो चुका है ईरान को लेके। तो लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो ईरान बहुत पावरफुल बन जाएगा। हाँ, अगले 4-5 साल जरूर उसके बहुत ही दयनीय स्थिति में बीतते हैं, और अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ये इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान है। ईरान सरवाइव कर जाएगा, वो तो पहले से ही है, उनको 15-20 साल से आदत है अपने तंगी में जीने की। हाँ, आर्मी और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज कितनी है और चीन कितनी सपोर्ट दे रहा है, जैसे कि अभी ये कार्गो प्लेन गए हैं, कहा जा रहा है उनमें हथियार गए हैं, तो इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो बने रहिए द लीडर पॉडकास्ट में, इसमें पूरा मैं दूर का चश्मा में आपके सामने लेके आऊंगा चीजें। तब तक के लिए